अगर आपको वियतनाम घूमना है तो उसको घूमने का सबसे अच्छा तरीका है एक मोटर बाइक खरीद लीजिए और चल दीजिए। भाई साहब, अगर आप वियतनाम आ रहे हैं तो आप वियतनाम किस तरीके से घूमिए। अब काफ़ी सारी कंट्रीज हैं, अगर आप देखिएगा थाईलैंड हो गया, लाओ हो गया, इवन कैम्बोडिया हो गया। आप हिचहाइक वगैरह करके बड़े आराम से घूम सकते हैं, लेकिन क्या आप वियतनाम में हिचहाइक कर सकते हैं? ये काफ़ी बड़ा सवाल है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज सिंह और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल वॉन्डरिंग सोल में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। काफ़ी समय से हमने जो है वीडियोस पोस्ट नहीं की और काफ़ी आप लोगों के हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे। अरुण भट्ट जी का एक कमेंट आया, आप कैसे हैं, स्वस्थ तो हैं ना, सारा कुछ ठीक है। अरुण भट्ट जी, अब मैं काफ़ी अच्छी हालत में हूँ, स्वस्थ हूँ। पिछले कुछ समय से एक्चुअली मैं लास्ट मंथ क्या हुआ, वियतनाम में टेट हॉलीडेज स्टार्ट हो गए और इस बार जो टेट हॉलीडेज स्टार्ट होने थे तकरीबन 8 तारीख से स्टार्ट होने थे, लेकिन पैंडेमिक के चक्कर में गवर्नमेंट ने पहले से ही बंद कर दिया। गवर्नमेंट ने बंद तो किया, साथ साथ मेरी तबीयत भी उसी समय ख़राब हो गई। मेरे को कमर में दर्द हुआ और तकरीबन मैं 1 हफ्ते तक भाई साहब हिल भी नहीं पाया। उसके बाद शुरुआत हुई टेट हॉलीडेज़ की, जो कि मैंने यहाँ पर थोड़ा समय गुजारा। उसके बाद हमने एक रोड ट्रिप की शुरुआत की, जो कि तकरीबन 9 दिन की रोड ट्रिप हमने की। के बाद से जो घूमने का जो बुखार है वो उतर ही नहीं रहा था, तो कुछ समय हमें लगा अपनी हड्डी पसली एक करने के लिए, मतलब कि सीधी करने के लिए, एक करने के लिए। फिलहाल हम स्वस्थ हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आप भी मुस्कुराते रहिए। अच्छा, आज की जो सफ़र की हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। काफ़ी समय से हमारे पास ये सवाल आ रहे थे कि यार अगर आपको वियतनाम घूमना है तो किस तरीके से घूमा जाए। तो देखिए दोस्तों, अगर मेरी आप राय मानिए तो वियतनाम अगर आपको घूमना है, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं तो आप कुछ ही जगह पर घूम पाएंगे, और वियतनाम घूमने के लिए आप लंबे समय का सफ़र यहाँ पर कीजिए। और सबसे अच्छा तरीका है वियतनाम घूमने का तो दोस्त हिचहाइकिंग यहाँ पर भूल जाइए। जैसा मैंने आपको पिछले भी वीडियोस में बताया, ये एक मोटर बाइक कंट्री है। सबसे पहले हम जो है कुछ सवाल नोट कर लेते हैं और उसके बाद एक एक करके उन सवालों पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास सवाल है कि क्या आपको मोटर बाइक खरीदनी चाहिए या रेंट करनी चाहिए, और उसके फ़ायदे और नुकसान, प्रोज और कॉन्स क्या क्या हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा सवाल जो है हमारा है कि कौन सी मोटर बाइक आपको खरीदनी चाहिए। अगर आप मोटर बाइक रेंट करते हैं या फिर अगर आप मोटर बाइक खरीदते भी हैं तो आपको कौन सी मोटर बाइक खरीदनी चाहिए, क्या पैसे आपको पे करने पड़ेंगे, क्या कौन सा मॉडल आपको लेना चाहिए। तीसरा जो सवाल है हमारा दोस्तों कि कहाँ से आप मोटर बाइक खरीदें हैं और इसके क्या फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या होंगी। जैसे हमारे यहाँ भी क्या होता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ता है भाई, कि आपकी गाड़ी का ट्रांसफ़र होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जो सारे पेपर वर्क होते हैं जो हमारे गवर्नमेंट के, वो तो यहाँ पर वियतनाम में क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। चौथा जो सवाल है कि आपकी रिपेयर कॉस्ट, जैसे आपने बाइक परचेज तो कर ली लेकिन उसमें कुछ रिपेयर कॉस्ट भी आपको आएंगे आपके हिसाब से, तो उस रिपेयर कॉस्ट की क्या क्या एक्सपेंसेस होंगे, छोटे मोटे, एक काफ़ी छोटे लेवल पे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो पांचवा सवाल है हमारा उसमें है कि क्या क्या चीज़ें, अगर आपने मोटर बाइक तो चलो भाई परचेज कर ली, आपने पेपर वर्क वगैरह भी सब फुलफिल कर लिया, लेकिन इसके बाद आपकी मोटर बाइक में क्या क्या होना चाहिए ताकि आपका जो सफ़र है वो बड़े स्मूथली चलता रहे। एक एक करके हम चर्चा करते हैं दोस्तों। पहला सवाल कि आपको बाइक रेंट करनी चाहिए या परचेज करनी चाहिए और इसके फ़ायदे नुकसान क्या क्या हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको पुराने भी वीडियोस में थाईलैंड के या फिर म्यांमार के या फिर लाओ के वीडियोस में बताया होगा कि अगर आप कहीं भी मोटर बाइक रेंट करते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है, एक आपका रेंटल कॉस्ट आपका हमेशा इनकर करता रहेगा जो कि आप पे करेंगे, ठीक है। दूसरा कि अगर उस बाइक में कुछ भी नुकसान होता है तो वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो नुकसान कितना होता है, क्या होता है,
वो तो आपको जहां से आपने गाड़ी उठाई है वहां पे बताएंगे। तो इस हिसाब से मैं जो सजेस्ट करता हूं, अगर आप लंबे समय के लिए आ रहे हैं, अगर आप छोटे समय के लिए आ रहे हैं तो आप रेंट कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी रेंटल शॉप्स हैं। आप किसी भी बड़ी सिटी में जाइएगा या छोटी सिटी में भी आपको रेंटल शॉप्स बड़े आसानी से मिल जाएंगी। पता कहाँ से करें? तो या तो आप दोस्त फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए, काफ़ी सारे फेसबुक ग्रुप्स हैं, वहाँ पर जाके आप अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। खास तौर पे जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है कि आपको मोटर बाइक परचेज कैसे करनी चाहिए। अगर आप वियतनाम आते हैं लंबे समय के लिए तो सबसे बड़ी बात है यार दोस्त, एक मोटर बाइक परचेज ही कर लीजिए। परचेज करने का फ़ायदा ये रहेगा कि आप कहीं भी अपने मन से हिसाब से जा सकते हैं, किसी भी राउट पे जा सकते हैं। कुछ भी अगर गाड़ी में होता है तो उसके लिए आप जिम्मेवार हैं, आप अपनी गाड़ी फिक्स करा सकते हैं। और सबसे खास बात जो ये है कि जब आपका ये सफ़र पूरा हो जाता है, आप ट्रैवल कर लेते हैं, ट्रैवल करने के बाद आप जाने लगते हैं, तो आप अपनी मोटर बाइक बड़ी आसानी से बेच सकते हैं। और इसका जो आपको कॉस्ट जो आपको मिलेगा वो भी तकरीबन सिमिलर जो है, आपने जिस हिसाब से मोटर बाइक खरीदी है उसी हिसाब से आप अपनी मोटर बाइक बेच सकते हैं। काफ़ी सारे लोग जो हैं, ट्रैवलर्स जो हैं, वियतनाम में आते हैं, वियतनाम की मोटर बाइक खरीदते हैं। वियतनाम, लाओ, कंबोडिया, वियतनाम, कंबोडिया, लाओ, ऐसे करके फिर वियतनाम आके घूमते हैं, क्योंकि वियतनाम की बाइक आप कंबोडिया और लाओस में बड़े आराम से ले जा सकते हैं और कोई भी बॉर्डर्स पे इश्यूज नहीं होते हैं। खासकर आपके पास पेपर वर्क पूरा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात रहती है यार कि आपको किसी के बारे में सोचना नहीं है कि आपको कहाँ पर रिटर्न करनी है मोटर बाइक, आपने कहाँ से उठाई है, कहाँ पर रिटर्न करनी है, ये आपको एकदम सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो बड़े आसानी से आप मोटर बाइक परचेज कर सकते हैं, बड़ी आसानी से मोटर बाइक सेल कर सकते हैं। जितने की मोटर बाइक आप खरीदते हैं उतने ही मोटर बाइक आप तकरीबन बेच भी सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपके पास कितना समय है और आपके पास ग्राहक लाइंड अप हैं कि नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपको कौन सी मोटर बाइक खरीदनी चाहिए। अब दोस्त ये तो यार अपनी पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी मोटर बाइक खरीदनी चाहिए, क्योंकि यार दुनिया यहाँ पर आती है फैंसी मोटर बाइकिंग करने के लिए, लेकिन वियतनाम फैंसी मोटर बाइक्स के लिए इतना फेमस नहीं है। मोटर बाइक तो खैर हम बोलते हैं जो हमारी पल्सर और यामाहा RX-1, RXZ, पता नहीं आज के समय में जितनी भी आ गई हैं, वो यहाँ पर आपको देखने में कम मिलेंगी। जो यहाँ पर ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगी वो है तकरीबन सेमी ऑटोमोटिव बाइक्स, ऑटोमेटिक मोटर बाइक्स, जो कि यामाहा की, होंडा की आपको काफ़ी सारी यहाँ पर मिल जाएंगी। साथ साथ आपको दूसरी भी मोटर बाइक्स मिलेंगी। आपको खासकर एक होंडा की चाइनीज़ मेक वगैरह होंगी, जो कि देखने में काफ़ी मॉडिफाइड वगैरह लोग करके इसको रखते हैं और इसको ख़रीदते हैं और बेच देते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आप कूल लुक आपका लगता है, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान है, ये बाइक हमेशा आपको धोखा देती है। ये होंडा की रियल मोटर बाइक्स नहीं है, ये डुप्लीकेट मोटर बाइक्स होती हैं और हमेशा आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी टेरेन में आपको गिव अप कर जाएंगे। कभी आपका क्लच टूट जाएगा, कभी आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा, कभी आपका स्पार्क प्लग चला जाएगा, कभी आपकी चेन खराब हो जाएगी, कभी आपका क्लच वायर टूट जाएगा, तो ये, और कभी लाइट्स और कभी बैटरीज, मतलब कि मुश्किलें जो है तमाम हैं, लेकिन फिर भी लोग इसको खरीदते हैं। मेरी आप राय मानिए, इसे ना खरीदिए। खरीदिए कौन सी मोटर बाइक, तो आप होंडा की या फिर यामाहा की ओरिजिनल मोटर बाइक्स खरीदिए। अब जो मेरे पास है वो है यामाहा नूवो, ये सबसे सस्ती मोटर बाइक है और अगर आप सच मानिए तो ये तकरीबन जो है मेंटेनेंस फ्री मोटर बाइक है। अब हर महीने में कितना खर्च करता हूँ, तो दोस्त सच में मैं हर महीने कुछ नहीं खर्च करता हूँ इस मोटर बाइक पे। हाँ, हर 2-3 महीने पे मैं इसका इंजन ऑयल चेंज कराता हूँ और कुछ बैटरीज वगैरह है, मतलब कि कुछ और भी चीज़ें हैं, स्पार्क प्लग हो गया, तो ये सब सारा कुछ क्लीन करा लेता हूँ, जो कि नॉर्मल हमारी एक मोटर बाइक में सर्विसिंग होती है। आपका स्पार्क प्लग हो गया, आपका फिल्टर हो गया, आपका कार्बोरेटर हो गया, ये सारा कुछ आप क्लीन करवा लीजिए एक समय के दौरान में, या जब आप गाड़ी खरीदते हैं तब। तो इससे क्या फ़ायदा है कि आप लंबे समय तक अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। यामाहा नूवो कितने की आती है, तो दोस्त यार अगर आप मार्केट में जाइएगा तो सच में आप बिलीव नहीं कीजिएगा कि यामाहा नूवोज वगैरह जो हैं, ये एक तो पुराना मॉडल है, नए मॉडल भी आते हैं इसके जो कि आपको हाई रेंज में मिल जाएंगे। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ यामाहा नूवो 2 है
मेरे दोस्त जो यूज़ कर रहे हैं उसमें यामाहा नूवो 1, यामाहा नूवो 3 और इसी हिसाब से और भी यामाहा की अच्छी अच्छी मोटर बाइक्स हैं। जितना पैसा आप डालिएगा उतना आपको अच्छा मॉडल मिल जाएगा। लेकिन मेरी यामाहा 2 काफ़ी कारगर है दोस्त। मेरे को लोगों ने बोला था कि यार आप इस मोटर बाइक को लेके आप पहाड़ों में नहीं जा सकते हैं, तो अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देखिएगा तो हम वियतनाम के हाईएस्ट मोटरेबल पास जो कि ट्राम टॉम पास है, जो कि आपका सापा में पड़ जाता है, जहाँ से फान सिपान के लिए भी रास्ता ऊपर जाता है, जो कि वियतनाम का टॉलेस्ट माउंटेन है जिसको बोलते हैं रूफ ऑफ इंडो चाइना। इसको भी आप कर सकते हैं। मोटर बाइक नहीं जाती है, उसके लिए आपको पैदल जाना पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक रास्ता है वहाँ तक आप बड़े आसानी से हाईएस्ट मोटरेबल पास तक इसको लेके बड़े आसानी से जा सकते हैं। और ये गाड़ी जो है थोड़ा धीरे चलती है। बाकी जो गाड़ियाँ हैं जिसको आप 100 पे भी ले जा सकते हो, 125 पे भी ले जा सकते हो, वो आपको यहाँ पर ना तो इतनी आसानी से मिलेंगी और दूसरा चलाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वियतनाम में इतनी सारी गाड़ियां हैं और इतनी अलग अलग डायरेक्शन से लोग आपको आते हैं। मतलब कि आपके पास अगर 8 आंखें भी हैं तो वो भी शायद एक समय में आपके लिए कम पड़ सकती हैं। तो इस वजह से दोस्त आप क्या कीजिए, एक छोटी मोटर बाइक खरीदिए, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, यामाहा नूवो 2। अब ये मोटर बाइक कितने की मिलेगी, तो बड़े आसानी से आपको मार्केट में ये 3 मिलियन, 4 मिलियन, 3 मिलियन का कहने का मतलब आपको 10,000 रुपये, 4 मिलियन कहने का मतलब है 12-13 हज़ार रुपये। अगर आप थोड़ा सा प्राइस और डालते हैं तो आपको और अच्छी मोटर बाइक्स बड़े आसानी से मिल जाएगी। कहाँ से मोटर बाइक खरीदनी चाहिए और क्या पेपर वर्क आपका होगा, तो सबसे बड़ी बात दोस्तों यार, अगर आपको मोटर बाइक खरीदनी है तो यार तमाम दुकानें हैं, आप दुकानों पे जाके मोटर बाइक के बारे में पता कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो उपाय मैं आपको बताऊंगा, आप फेसबुक ग्रुप पे जाइए, बाय एंड सेल इन वियतनाम, बाय एंड सेल इन हो ची मिन सिटी, बाय एंड सेल मोटर बाइक्स इन साइगॉन या हानोई। आप इस तरीके से अगर कीवर्ड्स डालिएगा तो आपको काफ़ी सारे जो है फेसबुक ग्रुप्स मिल जाएंगे, जहाँ पर लोग अपनी पर्सनल मोटर बाइक्स जो है सेल करते हैं। क्या होता है, हमारे जैसे ही काफ़ी लोग जो हैं वियतनाम घूमने के लिए आते हैं, वो मोटर बाइक खरीदते हैं और एक जगह से, मान लीजिए हानोई से स्टार्ट किया, दानांग तक गए या फिर नीचे आए हो ची मिन सिटी तक, वहाँ पर लाके बेच देते हैं। और सबकी यही कोशिश रहती है कि ऑनलाइन बेचें, क्योंकि दुकान में अगर वो जाते हैं तो उनको औने पौने दाम मिलते हैं। इसी वजह से वो क्या करते हैं, अपनी बाइक सही करवाते हैं और साथ के साथ जो है पोस्ट डाल देते हैं और किसी न किसी दूसरे बंदे को बेच देते हैं, जो कि आप ही और मेरी, आपके और मेरी तरह एक ट्रैवलर होता है। अगर आप मोटर बाइक खरीदते हैं तो उसका यार पेपर वर्क क्या होना चाहिए, तो बेसिकली पेपर वर्क एज सच यहाँ पे कुछ लिखा पढ़ी वगैरह नहीं होती है। एक ब्लू कार्ड होता है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ब्लू कार्ड होता है, वो आपके पास गया तो धन्नो आपकी, वो मेरे पास आया तो वो धन्नो मेरी। अब जैसे ये जो है ब्लू कार्ड है, ठीक है, इसमें बोला है मोटर बाइक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। इस पे मेरी गाड़ी का नंबर वगैरह लिखा हुआ है, मेक वगैरह लिखा हुआ है, सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। तो ये मेरे पास है, तो ये मोटर बाइक मेरे नाम पे है। अगर इसमें किसी ओनर का नाम भी लिखा हुआ है तो उसके लिए भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। जब तक आपके पास ये ब्लू कार्ड है तब तक ये जो बाइक है आप ही के नाम पे मानी जाएगी। और इसमें कोई भी लिखा पढ़ी की ज़रूरत नहीं है कि मैंने आपको बेचा या आपने हमें बेचा या फिर इस तरीके से कुछ नहीं। तो आप कैश दीजिए, मोटर बाइक लीजिए, ब्लू कार्ड लीजिए और चल दीजिए। खास बात ध्यान रखिए दोस्त कि ब्लू कार्ड लेते समय आप अपनी मोटर बाइक का व्हीकल नंबर और जो चेचिस नंबर है वो सब चेक कर लीजिए। एक खैर ज़्यादातर लोग चेक नहीं करते हैं, मैंने भी चेक नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर आप चेक कर लेते हैं तो आपके बेनिफिट के लिए रहता है। इसी कार्ड को लेके आप जो है वियतनाम, लाओ, कंबोडिया या वियतनाम, कंबोडिया, लाओस वगैरह करके वियतनाम में एंट्री कर सकते हैं। हालांकि अगर आपके पास पुरानी मोटर बाइक्स हैं, जैसे मेरे पास है यामाहा नूवो जो कि तकरीबन 12-13 साल पुरानी है, तो कोई भी इस कार्ड को ना आपसे मांगेगा ना कोई चेक करता है। देख ही लेता हूँ कितनी पुरानी है।
2007। तो मेरी जो मोटर बाइक है वो 2007 की है। इसमें मैंने काफ़ी कुछ रिपेयर्स वगैरह करवाए और मेरी मोटर बाइक जो है आज के समय में एकदम मस्त है, सिंगल सेल्फ स्टार्ट है। छोटे मोटे रिपेयर कॉस्ट की हम बात करेंगे, जैसे आपका ट्यूब हो गया, टायर हो गया, इंजन ऑयल चेंज कराना हो गया, इसके लिए आपको कितने पैसे देने पड़े ताकि आप ठगा महसूस ना करो। तो सबसे पहले अगर आप नई ट्यूब डलवाते हैं तो नई ट्यूब आपको 60,000 डोंग से लेके 70-80 हज़ार डोंग तक आपको मिल जाएगी, तो जो कि तकरीबन 200 से 250 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे नई ट्यूब के। अच्छा, एक बात खास ख्याल रखिए, वियतनाम में जो है लोग रिपेयर नहीं कराते हैं ट्यूब, और ना ही आप भी रिपेयर करवाइए, क्योंकि मैं भी बड़ी बार चक्कर में पड़ा हूँ रिपेयर करा के। ये रिपेयर्स अच्छे होते नहीं हैं और रिपेयर में भी आपको वो 50,000 डोंग आपसे ले लेंगे। तो इससे अच्छा है 60 से 80 हज़ार डोंग दीजिए, एक नई ट्यूब लगवा लीजिए जो कि आपको रिलायबल भी रहेगी। अच्छा, दूसरा, अगर आप नए टायर लगवाते हैं तो आपको 300 से 350 हज़ार डोंग यानी 800 से 1000 रुपये के आसपास आपको ब्रांड न्यू टायर मिल जाएगा मेक इन वियतनाम का। आप बहुत अच्छे टायर्स पे जाइएगा तो आपको और भी एक्सपेंसिव पड़ेगा, लेकिन मेक इन वियतनाम के टायर हैं जो कि काफ़ी रिलायबल हैं। मैं भी काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ और भाई साहब चलते हैं बड़े अच्छे। अच्छा, तीसरा, अगर आपको इंजन ऑयल चेंज कराना है तो तकरीबन इंजन ऑयल जो है आपका 80 से 100,000 डोंग यानी 80 to 100,000 वियतनामीज डोंग में हो जाएगा, जो कि आपका तकरीबन 300 रुपये के आसपास होगा, 250-300 रुपये के आसपास। उसमें आपका ऑयल भी इंक्लूडेड होगा। अच्छा, इसके बाद अगर आप बैटरी वगैरह चेंज कराते हैं तो बैटरी की कॉस्ट जो आएगी तकरीबन आपको 250,000 वियतनामीज डोंग आएगी, जो कि तकरीबन आपको 750-800 रुपये के आसपास पड़ेगा। आपके पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, इतना तो आपने समझ लिया कि मोटर बाइक कैसे खरीदनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके बाद आपके पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए ताकि आपका जो सफ़र है वो बड़े आराम से चलता रहे। तो सबसे बड़ी बात कि दोस्त, आपके पास वियतनाम में अगर आप मोटर बाइक कहीं भी 100 मीटर 200 मीटर भी राइड कर रहे हैं तो एक प्रैक्टिस बना लीजिए कि आपके सर पे जो है वो हेलमेट हमेशा हो। कोई आपका लाइसेंस चेक करे ना करे, कोई आपका ब्लू कार्ड चेक करे ना करे, लेकिन अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो पुलिस आपको डेफिनेटली रोक के फाइन कर सकती है। दूसरा, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो खासकर आपके पास बंजी कॉर्ड होनी ज़रूरी है, जो कि आपको बड़े आसानी से वियतनाम में, जैसे मैं तो भारत से ही लेके आया हूँ और बहुत समय से मैं बंजी कॉर्ड अपने साथ रखता हूँ। अगर मैं कहीं भी ट्रैवल करता हूँ तो बस वगैरह में बांधने में काफ़ी आसानी रहती है। कहीं भी जगह पे आपको अगर बड़ा रक्सैक बांधना है तो बांधा और बड़े आराम से आप अपने जगह पर बैठ जाइए, ना आपका सामान हिलेगा। इस वजह से मैं बंजी कॉर्ड अपने साथ भारत से ही लेके आया था। आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी, जैसे कोई बाइक बेच रहा है तो आपको हेलमेट और बंजी कॉर्ड साथ साथ ही आपको दे देगा। इसके साथ जो तीसरी मेजर जो रिक्वायरमेंट आपके साथ रहेगी वो रहेगी रेन कवर। रेन कवर आपके बैकपैक के लिए, रेन कवर आपके खुद के लिए, क्योंकि वियतनाम में क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड बारिश आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी मिल जाएगी। आप जैसे अभी धूप है, हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हैं, अचानक से बादल आए और छटाक की बरसात जो है हो गई। तो उससे अगर आपको बचना है और डस्ट से बचना है तो सबसे पहली बात, आपका जो बैकपैक है उसके लिए तो कवर आप हमेशा लगा के रखिए ताकि आपका जो है बैकपैक जो है कभी गंदा ना हो। और दूसरा, अगर आपको कभी जैसे ही बारिश के मौसम लगे तुरंत अपना पोंचो डालिए और गोटी गल्टी, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये तीनों चीज़ें आपको बड़े आसानी से जो मोटर बाइक बेच रहा है वो भी आपको दे देगा। तो क्या क्या दे रहा है वो उस पर आप उससे आसानी से बात कर लीजिए और वियतनाम आप बड़े आराम से घूम सकते हैं। अब वियतनाम में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं मोटर बाइक के, किस तरीके से आपको मोटर बाइक चलानी चाहिए, किस तरीके से एक्सीडेंट से बचना चाहिए, किस तरीके से पुलिस से बचना चाहिए, क्या आपके पास लाइसेंस आपका जो भारत का है वो यहाँ पे काम आएगा, तो इन सारे विषय पे जो है हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आज का वीडियो हम इतने ही पे रखेंगे, यहीं पे हम समाप्त करेंगे। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। कमेंट में हमें बताइए कि मैं अगर कुछ मिस आउट कर गया हूँ, कोई और इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया, तो हम आपको अगले वीडियो में शेयर करेंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों
हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और शेयर कीजिए हमारे कंटेंट्स को, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है और भी लोगों तक पहुंचे, और भी लोग जो भारतीय हमारे दोस्त भाई बहन हमारे जो यहाँ पर वियतनाम में ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, वो बड़े आसानी से निर्भय होके मस्त तरीके से यहाँ पर घूमें। इसी के साथ मैं राज सिंह आप लोगों से इजाज़त मांगता हूँ। फिर मिलूँगा एक नए और शानदार से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।